हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले के चैप्टर में हमने चैप्टर 5 में डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को कंप्लीट किया है। आज हम लैंड फॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो हमारा लैंड फॉर्म्स है, ये हमारी अर्थ की एक डोमेन जो कि लिथोस्फेयर है, उसी के पार्ट जो लैंड है उसी से रिलेटेड है लैंड फॉर्म्स। तो चलिए इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारे पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने जैसे कि पढ़ा, लिथोस्फेयर जो है, जो कि हमारा लैंड वाला पार्ट है, वो पूरा अनइवन है। मतलब अगर उसको हम कहें तो वो इक्वल नहीं है। मतलब कहीं कहीं पे वो अनइवन तरह के, मतलब कहीं कहीं पे वो फ्लैट है, कहीं कहीं पे रज्ड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ है। तो इसमें बताइए भाई, कहीं कहीं पे वो डिफरेंट डिफरेंट तरह में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है, जिसको कि हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिवाइड करें हैं, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन फिगर 6.1। तो फिगर 6.1 में एक बार देख लेते हैं। ये है, इसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बता रहा है कि जैसे हमारा माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू, ट्रिब्यूटरीज। इस फिगर को भी हम और अच्छे से देखेंगे। अभी चलिए चलते हैं आगे। यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई अनइवन है हमारी अर्थ की सरफेस। अर्थ के पास डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, लैंड के प्रकार पाए जाते हैं डिफरेंट तरह के, जिसमें से कुछ होते हैं क्या, कुछ मतलब फ्लैट होते हैं और कुछ ऊबड़ खाबड़। ये जो रज्ड वर्ड यहाँ पे दिया है, इसका मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। तो कुछ फ्लैट्स होते हैं लैंड की एरिया, कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं। अब ये जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, ये बनते कैसे हैं, तो ये इनके बनने में, मतलब अब भाई ये ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे फ्लैट है, तो ऐसा कैसे होता है, तो ये दो प्रोसेसेस के कारण होता है, जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मतलब अगर यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में कि यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। तो इसमें कह रहे हैं भाई जो जिस अर्थ पे हम खड़े हैं, जिस ग्राउंड पे हम खड़े हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। अभी कैसे मूव कर, अभी हमें तो नहीं पता चलेगा भाई। अब हम तो सोच रहे हैं कि भाई ये तो स्थिर है, भाई हमारा लैंड है, बट ये मूव कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 1 साल 1.5 साल में ये 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर मूव करता है। तो इतना डिफरेंस हमें पता नहीं चल पाता है। अब ये मूव करता है, अब इसके मूवमेंट का क्या फ़ायदा है भाई, मूव तो कर रहा है, अब इससे हमको कुछ तो देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे माउंटेन्स वगैरह होते हैं, ये सब यही हमारी अर्थ के मूवमेंट के कारण फॉर्म होते हैं। अब ये थोड़ा मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, पर फिर भी थोड़ा बता देते हैं कि भाई हमारी अर्थ में जो माउंटेन्स वगैरह हैं, ये सब टेक्टोनिक एक्शन से बनते हैं। भाई टेक्टोनिक एक्शन क्या हो गया भाई, तो इसको हम आगे चल के फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अभी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि माउंटेन्स हो गए हमारे, हिमालयास, एल्प्स, एंडीज, ये सब जितने भी माउंटेन, ये सब इसी प्रोसेस से बने हैं कि भाई धीरे धीरे कहीं पे टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है और ये फॉर्म होते जा रहे हैं। अब ये हम बताइए, अब इतना हम देख कैसे सकते हैं। अगर हम कहें कि भाई हमें अभी तो पता है कि भाई हमारा जो हिमालयंस वाला माउंटेन है वो तो बहुत न्यू माउंटेन है। हमारे जो कल को उसके अलावा कोई नया माउंटेन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इतना ज़्यादा मतलब हम रख नहीं पाते, क्योंकि देखिए हमारी हिस्ट्री जो है वो 5 से 6 साल, मतलब 5 से 6 सौ साल के बारे में बताती है, 5 से 6 हज़ार साल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताती है हमारी हिस्ट्री जो है, कवर करती है। पर ये जो माउंटेन्स के बनने की प्रोसेस है, ये मिलियंस ईयर्स इसमें लगते हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा भी हम नहीं पता कर पाते हैं कि भाई आज कौन सा माउंटेन था और कल कौन सा माउंटेन है, ये सब। खैर ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं, इसी से रिलेटेड है, बट सोचे थोड़ा बता दे बातें होगी। चलिए बैक टू अवर स्टडी बुक। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा जो फिगर है, इसमें क्या बता रहा है कि भाई हमारे डिफरेंट तरह के डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये हो गया हमारा माउंटेन, हो गया प्लेट्यूज, ट्रिब्यूटरी, रिवर, ये डेल्टाज हो गए, ये लेक है, इस्थमस, पेनिनसुला, स्ट्रेट्स, आइलैंड्स। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा हिल्स है, बेसिन्स, माउंटेन रेंजेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे माउंटेन रेंज, तो देखिए जब एक माउंटेन हुआ तो भाई उसको माउंटेन कहते हो। जब सेम लेंथ में, सेम पैरेलल के फॉर्म में डिफरेंट माउंटेन्स आ गई तो उनको हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं। जैसे कि हमारी कंचनजंगा हो गई, हमारी जो हिमालयंस की हैं तो वो पूरी रेंजेस, उसमें डिफरेंट माउंटेन्स
मतलब पाए गए हैं, तो उनको हम रेंजेस कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लेट्यूज हो गया, ट्रिब्यूटरीज, तो मतलब टोटल बहुत तरह के हमारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ये सब जो भी ये लैंडफॉर्म फीचर्स है, रिलीफ फीचर्स है हमारे लैंड के, तो इनको हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट और द, अब यहाँ पे देखिए वो दो प्रोसेसेस के बारे में बात हो रही है जिसके कारण हमारी अर्थ में मूवमेंट होता है। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस है वो है इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस में अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होती है हमारे लैंड की। तो देखते हैं, द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू दी अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो इसमें क्या होता है कि भाई ऊपर उठता है और दबता है, अपलिफ्टमेंट और सिंक होता है कुछ प्लेसेस का इंटरनल प्रोसेस में। ठीक है, चलिए अब दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी हमारी हो गई एक्सटर्नल प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस में, तो चलिए द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। तो हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें लैंड का टूटना, मतलब वियरिंग डाउन मतलब टूटना, और रीबिल्ड होना हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस में आता है। अब इसको हम और अच्छे से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द वियरिंग, अब इसमें बता रहा है कि भाई इरोजन और डिपोजिशन के बारे में बता रहा है। तो इसको हम आपको एक एग्जांपल लेके बता देते हैं कि मान लीजिए कोई लैंड है, उसके ऊपर कोई पत्थर रखा है, ठीक। अब उसमें हम कोई ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन फोर्स उसमें कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो कुछ सालों बाद क्या होगा, उस पत्थर का इरोजन स्टार्ट होगा। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है मतलब सतह का उखड़ना। अब ये कैसे होगा भाई इरोजन, अब पत्थर का कैसे होगा, तो धीरे, अब ये एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए वो पत्थर रखा है, ठीक। अब उसमें विंड्स आएंगी, हवा चलेगी, तो उस पर से कुछ टुकड़ा उसका हवा के साथ बहेगा, ठीक। मान लीजिए रेन हुई तो रेन के साथ टूटा, बाढ़ आई, पानी आया, उसके साथ टूटा। धीरे धीरे क्या होगा, बहुत टाइम के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो पत्थर का साइज छोटा हो जाएगा। इसका मतलब उसका क्या हो गया, इरोजन हो गया, वो पत्थर टुकड़ों में बट गया। अब देखते हैं यहाँ पे हमने इरोजन तो समझ लिया किससे हुआ, अब देखते हैं हम कि डिपोजिशन क्या होता है। अब मान लीजिए वो पत्थर का टुकड़ा कहीं से टूटा होगा, विंड के सहारे उड़ के कहीं और जाके वो रुका होगा, ठीक, थीमा होगा, डिपॉजिट हुआ होगा। वाटर के सहारे का, मान लीजिए कोई रिवर है, उसके सहारे वो पत्थर उस चट्टान से टूट के कहीं जाके जमा हुआ होगा, डिपॉजिट होगा। ऐसे ही तरह कर करके कई तरह की, मतलब कई सारी प्लेसेस वहाँ पे डिपॉजिट होते गए, कई सारे रॉक्स, मिट्टी वगैरह डिपॉजिट होते गए। तो ओवरऑल यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि भाई इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। लैंड का एक टुकड़ा एक जगह से हट के दूसरी जगह पहुंच जाना है, वो हटना क्या हो गया हमारा इरोजन, और पहुंचना मतलब डिपॉजिट हो जाना हमारा डिपोजिशन हो गया। आई होप, मतलब मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो ये देखते हैं आगे। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन and the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। तो इसमें देखिए वही चीज़ बता रहा है कि भाई हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो कटती तो इरोजन के कारण है, बट उसको रिबिल्ट डिपोजिशन के प्रोसेस के कारण किया जाता है। अगर हम कंबाइंड फॉर्म में कहें तो ये हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस है। अभी हमने इंटरनल प्रोसेस देखा जिसमें क्या होता है, मतलब अंदर ही, अर्थ के अंदर ही जो प्लेट्स हैं हमारी, वो आपस में उठती बैठती रहती हैं, मतलब अपलिफ्टमेंट, उनका अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता रहता है। और एक्सटर्नल प्रोसेस में हमारा डिपोजिशन और इरोजन हो गया। तो दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। अब ये जो हमारी प्रोसेस है, मतलब डिपोजिशन और इरोजन, ये हमारी आइस से, मतलब बर्फ़ से, रेन से, रनिंग वाटर से, या तो एयर से ही मतलब परफॉर्म की जाती हैं। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई अब अभी तक पे हमने देखा कि भाई ये सब अर्थ की प्रोसेस जो मूव करती है, माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, सब कैसे बनते हैं, अभी हमने प्रोसेसेस के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमारे जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं हमारी अर्थ के, उनको हम उनके एलिवेशन और स्लोप के हिसाब से डिवाइड करते हैं माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स में। अब एलिवेशन और स्लोप क्या है, तो भाई ऊंचाई हो गई और उनकी चौड़ाई हो गई, इस फॉर्म में हम उनको वो करते हैं। अब स्टीप और को, जैसे मान लीजिए अब स्लोप को हमको आपको बताना है, तो मान लीजिए कोई माउंटेन बहुत चौड़ा है तो स्लीप में होगा, स्टीप में होगा, कुछ ग्रेजुअल है, तो ओवरऑल उनकी स्लोप और एलिवेशन के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि भाई वो हैं क्या, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, या प्लेट्यूज हैं। तो चलिए इसको अभी हम आगे एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये हमारे एनसीईआरटी में एक डू यू नो करके कॉर्नर रहता है, तो देख लेते हैं इसको भी। अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। अब इसमें भाई हिल के बारे में बता रहा है कि हिल क्या है। हिल क्या है, एक ऐसा लैंड सरफेस है जो कि मतलब माउंटेन से छोटा रहता है पर लैंड की सरफेस से थोड़ा ऊपर रहता है। एक बार आपको हिल दिखा देते हैं कहाँ पे है, तो एक मिनट, इसको सॉरी,
वेट में, हाँ अब देखते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा हिल्स हो गया और ये हमारा माउंटेन्स हो गई। ठीक, तो जो ये मतलब जो हिल्स वाला पार्ट रहता है वो माउंटेन से थोड़ा तो नीचे रहता है, बट हमारी जो लैंड की सरफेस है उससे ऊपर रहता है, सी लेवल से ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हिल्स के बारे में बता रहा था। अ हिल A hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 मीटर is termed a mountain. तो इसमें बता रहे हैं कि भाई 600 मीटर से ऊपर का जो भी एलिवेशन रहता है कोई भी हिल का, तो उसको हम माउंटेन कंसीडर करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हमारे जो 3 टॉपिक थे अभी हमने देखा, ब्रॉड टॉपिक, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तो इसमें हम सबसे पहले अब माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये जो हमारे माउंटेन्स हैं ये होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। द माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है? हमारी अर्थ की सरफेस का कोई भी नेचुरल एलिवेशन। अभी हमने डू यू नो में देखा कि भाई 600 मीटर से ऊपर का अगर होगा एलिवेशन कोई भी हिल का, तो उसको हम माउंटेन में कंसीडर करेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं भाई मिनिमम है हमारी लेंथ सी लेवल से वो 600 मीटर अबव होना चाहिए, तब हम उसको माउंटेन मानेंगे। द माउंटेन्स में हैव स्मॉल सबमिट एंड ब्रॉड बेस। तो इसमें कह रहे हैं भाई माउंटेन्स जो होते हैं उनके में स्मॉल सबमिट, मतलब वो ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे वो कोनिकल फ्लीक्स करके बनाते हैं, मतलब कोन के फॉर्म में रहते हैं, और नीचे उनका ब्रॉड बेस रहता है। बेस धीरे बड़ा से फिर ऊपर ऊपर जाते जाते छोटा होता जाता है, कोन के फॉर्म में होता जाता है। It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. अब इसमें कह रहे हैं भाई जो हमारे माउंटेन्स रहते हैं वो सराउंडिंग एरिया से बहुत ऊंचे रहते हैं, और कुछ माउंटेन जो हैं वो क्लाउड्स के बराबर भी होते हैं, क्लाउड्स से भी बड़े होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट के बारे में बता रहा है। अब इसमें कह रहा है कि भाई जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे ठंड बढ़ती जाएगी। तो अब वैसे बात है भाई हमारी अर्थ की सरफेस से वो ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कोल्ड होता जाएगा रीजन। कुछ माउंटेन्स रहते हैं जो जहाँ पे खुद परमानेंट आइस होती है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। अब यहाँ पे बताया भाई ग्लेशियर्स क्या होते हैं। तो जो माउंटेन जिनके में मतलब ऊपर परमानेंटली फ्रोजन आइस रहती है, मतलब हमेशा वहाँ पे सिर्फ आइस ही रहती है, उनको हम ग्लेशियर्स के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे माउंटेन्स को। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। अब यहाँ पे बता रहे भाई अभी हमने देखा भाई कि माउंटेन्स कैसे होते हैं, ग्लेशियर्स देखे। अब देखिए भाई कुछ बहुत बड़े होते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊंचे। तो अब इसमें कह रहे हैं कि कुछ माउंटेन अंडर द सी भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो अभी हमने देखा था भाई, इससे पहले यहाँ पे हमने देखा था ये, अभी मेरे को याद आया, ये ग्लेशियर्स। तो इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, ये जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है इंडिया का, जहाँ पे हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था, वो भी हमारा क्या है, मतलब वो सियाचिन का जो पहाड़ है वो भी हमारा एक तरह का क्या है, ग्लेशियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई माउंटेन्स एरियाज़ में लाइफ बहुत मतलब लोग बहुत कम रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो भाई वो सबसे मेन बात तो वो ऊंचाई पे रहता है, ऊंचाई पे ठंड ज़्यादा रहती है और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी कम रहती है। मतलब अब पहाड़ी एरिया रहता है, वहाँ पे ना हमें ट्रीज़ मिलेंगे, ना हम वेजिटेशन कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो भाई लाइफ पॉसिबल लोग रहते हैं, बट बहुत कम पॉपुलेशन में रहते हैं। अब अगर हम देखें भाई हमारे जो उत्तराखंड और हिमालयाज़ वगैरह में जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे पहाड़ के बीच में कैसे रोड बनाई जाती है, वो एक तो वहाँ पे मतलब हमारा ट्रैवल का नहीं हो पाता है अच्छे से, सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, पहाड़ में हर चीज़ बनाना बहुत मुश्किल रहता है। ओवरऑल कहा जाए तो भाई लेस पीपल माउंटेन में क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रहती हैं जो कि मतलब प्लेन्स के मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब कहा जाए तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है वहाँ पे रहना। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस एंड लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब इसमें यहाँ पे कह रहा है कि भाई हमारे जो माउंटेन्स वहाँ पे कहीं खड़ी चढ़ाई रहती है, स्लोप्स बहुत कम पाए जा मतलब स्लोप रहते स्टीप रहते हैं, कहा जाए तो प्लेन्स बहुत कम पाए जाते हैं हमारे माउंटेन्स में। तो वहाँ पे भाई फार्मिंग भी अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे मतलब अगर कहा जाए तो नॉर्मल रिसोर्सेज भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसा माउंटेन है जहाँ पे कुछ प्लेन एरिया पाया गया, तो वो हमारा हिल्स बन जाते हैं, हिल स्टेशंस बन जाते हैं। जैसे कि हमारे ये नैनीताल मसूरी वगैरह हो गए, ये पहाड़ के बीच में एक प्लेन एरिया जहाँ पाया गया, वो हमारा हिल्स में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे भाई बता रहे हैं माउंटेन में लाइफ बहुत वो है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट रहती है, इसीलिए बाकी जो माउंटेन एरिया रहते हैं वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत कम रहती है, लोग वहाँ से जाना चाहते हैं। माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अभी जितने भी माउंटेन्स रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर माउंटेन बहुत सारे पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो गए तो उनको हम रेंजेस कहने लगेंगे।
तो इसमें कह रहे हैं कि भाई माउंटेन्स जो रहते हैं अगर वो एक रेंज फॉर्म करते हैं तो उन मतलब एक इकट्ठा एक पैरेलल लाइन में रहते हैं, उनको हम रेंज कहते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो इसमें कह रहे हैं भाई कुछ माउंटेन्स ऐसे भी जो पैरेलल रेंजेस की सीरीज़ बनाते हैं 100 या उससे ज़्यादा किलोमीटर्स तक। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया भाई हिमालयाज़ हो गया, हमारा अल्प्स हो गया, एंडीज़ हो गए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय हमारे एशिया में पाया जाता है, एल्प्स हमारे यूरोप में और एंडीज़ हमारा साउथ अमेरिका में। तो ये कुछ माउंटेन्स के मतलब एग्जाम्पल दे रहा है। तो अभी अगर अब यहाँ पे एक चीज़ और भाई कि हमारा हिमालय जो है वो कितने देशों से पास होता है? नॉर्मल तो भाई चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो मोर देन 100 किलोमीटर्स है। तो ये भी रेंजेस में आता है, हिमालयन रेंजेस। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट शेप्स। तो अब इसमें कह रहे हैं भाई हमें जितने भी माउंटेन्स हैं वो अपने हाइट और शेप में वेरी करते हैं। हाँ वैसी बात है, आगे चल के हम माउंटेन्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये फिगर में बता रहा है, यहाँ पे एक बार ये सारे फिगर्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे ये देखिए, ये जो हमारा माउंटेन है ये नीचे से ब्रॉड है और ऊपर गया है, तो यहाँ पे एक ये वो कोनिकल फ्लीक बना रहा है, मतलब कोनिकल फ्लीक्स बना रहा है, कोन के फॉर्म में पाया गया है। ठीक, ऊंचाई वहाँ पे मतलब ऊंचाई में खड़ी ऊंचाई है, स्लोप है, स्टीप है। और ठीक है चलिए, और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई माउंटेन्स हमारे कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए अंदर क्या हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो ये ज़मीन का ये वाला हिस्सा धीरे धीरे ऊपर रुकता जा रहा है। ठीक है चलिए, अब आगे देखते हैं माउंटेन्स के टाइप को। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई माउंटेन्स जो हैं वो अपनी हाइट और शेप में वेरी करते हैं, तो इस हिसाब से माउंटेन्स को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा फोल्ड माउंटेन्स, देन ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो चलिए अब हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रस्ट रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। तो इसमें कह रहे हैं भाई जो हमारे हिमालयाज़ और एल्प्स हैं ये सब यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक, फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया कि भाई ये वाला देखिए, इसको ध्यान से अब देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से ये वाला जो हमारा पार्ट है ये धीरे धीरे उठता जा रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो इसमें आपस में मूवमेंट होता है, टकराव होता है, जिससे लैंड का हिस्सा ऊपर उठता जाता है, ये हमारा फोल्ड माउंटेन्स में आता है। अब इसमें कह रहा है कि भाई हमारा जो हिमालयाज़ और एल्प्स हैं ये बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अभी जो अरावली रेंज है हमारी इंडिया का, ये सबसे पुरानी मतलब ओल्डेस्ट माउंटेन फोल्ड माउंटेन की रेंज में आता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये यंग और ओल्ड होता क्या है। अब हमने देखा भाई फोल्ड माउंटेन थे, देखिए अब इसमें ये यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन का क्या चक्कर है। तो देखिए जो यंग वाले होते हैं वो अभी बन रहे हैं। ठीक, इनमें भी बहुत टाइम लगता है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, अभी बन रहे हैं। और जब ये एकदम बन जाते हैं तो वहाँ से इनका इरोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जो भी माउंटेन मान लीजिए हमारा यंग फोल्ड माउंटेन बन गया, हमारा जो हिमालय है वो कंप्लीट हो गया, बन गया थोड़ा, मतलब अब जिस पोजीशन से उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हाँ इरोजन स्टार्ट हो जाएगा जिस जिस कंडीशन पे, जिस फेज़ पे, जिस पोजीशन पे, वहाँ से वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन में कंसीडर किया जाएगा। अब ये जो हमारा अरावली रेंज है ये बहुत पहले यंग रहा होगा कभी ना कहीं, जब से इसका इरोजन स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे इसका साइज़ घटता गया, इसका जो स्लोप है वो घटता गया, एलिवेशन घटता गया, अब ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आ गया। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ये देखिए यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भाई जो भी रेंज है वो धीरे धीरे क्या इरोजन के कारण घटने लगती है। द एप्लेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका, अब ये जो एप्लेशियंस माउंटेन है ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे है। एंड द यूरल माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। अब देखिए यहाँ पे ये यूरल माउंटेन्स जो हैं ये हमने पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई ये यूरोप और रशिया को डिवाइड करते हैं कॉन्टिनेंट्स वाले पार्ट में। अगर आप नहीं देंगे तो आप प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो ये एप्लेशियंस जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में मतलब है, और यूरल माउंटेन जो रशिया में है, इसमें बता रहा है कि भाई इनका एलिवेशन बहुत कम है, मतलब ये लेंथ वाइज ज़्यादा है बट इनका एलिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, और इनको भी वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में कंसीडर किया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भाई अब इनका इरोजन स्टार्ट हो चुका है, या कुछ हद तक इरोजन इनका ख़त्म हो चुका है। अब जैसा कि इसमें कह रहा था यहाँ पे, ये देखिए, ये अभी हम देखें
कि राउंडेड फीचर्स और लो एलिवेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनका जो स्लोप रहता है, मतलब उनका जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो कोनिकल फॉर्म में रहता है, ठीक। और जो हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स रहते हैं उनका राउंड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि डिपोजिशन के इरोजन के कारण वो धीरे धीरे कोनिकल वाला जो हिस्सा है वो राउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो हम सोचे बता देते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स हैं, 1 मिनट। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा जो माउंटेन का टाइप है जो कि है ब्लॉक माउंटेन्स। अभी हमने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में देखा जिसमें यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में पढ़े। अब हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स कुछ इस तरह होते हैं, देखिए ऐसे रहते हैं। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे कुछ मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण या कुछ भी के कारण कुछ हिस्सा हमारा लैंड का ऊपर रह जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है, ठीक। कुछ हिस्सा ऊपर रह गया, कुछ नीचे धंस गया। तो ये इसकी वजह से जो माउंटेन फॉर्म होते हैं उनको हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। इसमें कह रहे हैं भाई ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब कोई भी लार्ज एरिया जो रहता है वो डिस्प्लेस या मतलब ब्रोक हो जाता है। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हट जाना या नीचे चला जाना। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड कार्बन। तो ये जो हमारा अपलिफ्ट वाला हिस्सा रहता है ऊपर वाला, इसको हम हॉस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला नीचे चला जाता है उसको हम ग्राबेन कहते हैं। द रीन वैली एंड द वॉसेजेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। तो इसमें कह रहे हैं भाई जो रीन वैली है, तो ये जो हमारी राइन वैली और वॉसेजेस माउंटेन हैं ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। तो ये है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, एक बार इनको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि भाई ब्लॉक माउंटेन्स कुछ इस तरह की शेप फॉर्म करते हैं, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ये हमारा हॉर्स कहलाता है, नीचे वाला जो रहता है ये वाला पार्ट इसको हम गार्बन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा जो थर्ड माउंटेन का टाइप है जो कि है वॉल्केनिक माउंटेन्स, उनको देखते हैं। अब ये जो हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि भाई माउंटेन किलिमंजारो जो है अफ्रीका का और माउंटेन फुजियामा जापान का, ये कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक बार देखते हैं फिगर में कि भाई वॉल्केनिक माउंटेन्स होते कैसे हैं। तो ये हमारा एक रियल फिगर दे दिया है ये वाला। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई यहाँ से हमारा एमिशन हो रहा है ये वॉल्केनिक का लावा का, जो यहाँ पे आके ये यहाँ वाली जगह पे यहाँ पे पूरे डिपॉजिट होता जाता है। मतलब एक नॉर्मल फिगर में अगर इसको बताएं तो मान लीजिए ये हमारा प्लेस हो गया, यहाँ से हमारा एमिशन हो रहा है, ठीक, लावा का एमिशन हो रहा है। और ये धीरे धीरे क्या होगा, यहीं पे ऐसे ही बगल में अगल बगल पूरे डिपॉजिट होता जाएगा, जो कि बाद में धीरे धीरे एक माउंटेन का रूप ले लेगा जिसको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारे तीनों टाइप कंप्लीट हो गए, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। चलिए अब देखते हैं भाई कि हाँ ये जो ये रहता है, ये जो लावा रहता है इसको हम मैग्मा कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से अंदर से मैग्मा हो गया है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाकर वो लावा निकल रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई माउंटेन्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। हाँ यहाँ से हमारे तीनों टाइप के माउंटेन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब देखते हैं भाई हमारे जो माउंटेन्स रहता है उनका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। हमारे जो माउंटेन्स रहते हैं उनको हम स्टोर हाउस ऑफ वाटर्स के रूप में कंसीडर करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए को हमने अभी देखा कि भाई कुछ माउंटेन्स जैसे हमारा सियाचिन ग्लेशियर हो गया, तो वहाँ पे मतलब बर्फ़ जमी रहती है। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बाद में धीरे धीरे पिघल के रिवर को मतलब फॉर्म करते हैं। मतलब अगर हम कहें तो हमारी जितनी भी गंगा, इंडस, चेनाब, झेलम, ये जितनी भी नदियाँ हैं कहीं न कहीं ये सारी भी ग्लेशियर से ही मतलब बनी है, ग्लेशियर से ही निकली हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे जो माउंटेन्स रहते हैं वो वाटर के स्टोर हाउस हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। मतलब कई जितने भी अभी मैंने आपको बताया भाई जितने भी हमारे मोस्टली जो रिवर्स हैं उनके सोर्स हमें ग्लेशियर से ही मिलते हैं। रिजर्वायर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। अब इसमें क्या है, मान लीजिए वो जो नदियाँ हैं, वो जो वाटर है आ रहा है जो रिवर के फॉर्म में, उसमें हम रिजर्वायर्स बना दिए, डैम्स बना दिए जो बाद में हमें ही काम आते हैं।
हमारे लोगों के, जैसे मुझे वो जो डैम हमने बनाया उसका पानी हमें इरिगेशन में तो काम आएगा ही आएगा, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हमारा बहुत मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए भी वो हमें बहुत काम आता है। तो द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। अब इसमें क्या है भाई, जो रिवर की वैलीज रहती हैं, मतलब जो रिवर के किनारे का एरिया रहता है, टेरेसेस वगैरह रहते हैं, वो बहुत ही अच्छा एरिया रहता है कल्टिवेशन के लिए। कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स होती हैं जो रिवर की वैलीज़ में ही बनती हैं। तो ओवरऑल कहा जाए कि भाई ये जो हमारे माउंटेन्स है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम रेजिन्स एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है भाई, हमें जो माउंटेन्स रहते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लोरा और फाउना है, मतलब बहुत सारी ग्रीनरी रहती है जिसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि हमारा वुड हो गया, शेल्टर हो गया, गम्स, किशमिश और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ओवरऑल यहाँ पे माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अब कहीं कहीं के, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जहाँ पे माउंटेन्स में प्लेन्स का एरिया निकल जाता है, जैसे कि हमारा नैनीताल, मसूरी, ये सब का इलाका हो गया, तो वहाँ पे वो फिर टूरिस्ट साइट बन जाती है, हिल स्टेशंस बन जाते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा हमारे लिए इफेक्ट करता है भाई, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है माउंटेन। दे विजिट, अब यहाँ पे कह रहे हैं जैसे माउंटेन प्रोवाइड्स एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट, दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, मतलब माउंटेन की ब्यूटी को देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया हिल स्टेशंस वगैरह। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के भी नाम बता रहे हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, स्काइंग वगैरह हो गया, तो ये भी हम माउंटेन्स को मतलब एज अ माउंटेन को हम लोग एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, रिवर के सोर्सेज के रूप में रहता है वो, इवन हमारे बहुत काम भी आता है और थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज से हमारा माउंटेन टॉपिक फिनिश हो गया, इसके आगे हम प्लेन और प्लेट्यू को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।